निवेशकों को पूरी तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी से अवगत कराने के लिए हमारी खास मुहिम पहला कदम। आज इस खास एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है और इस एपिसोड में आज हम बातचीत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। हमने आपको पिछले एपिसोड में यह अंदाजा दिया कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं, किन किन तरह के अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम उन लोगों के लिए खास पेशकश करने वाले हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या बेहद कम रिस्क लेना चाहते हैं या फिर जो ज्यादा पैसा अपना बैंक डिपॉजिट्स में रखते हैं, सेविंग बैंक में रखते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं। उन लोगों के लिए क्या वाकई में कुछ बेहतर ऑप्शंस हैं जहां रिस्क भी ज्यादा ना हो, आपको पता हो कि कितने रिस्क है लेकिन आप बेहतर निवेश कर सके। जी हां, डेट म्यूचुअल फंड या यूं कहें कि फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड। आज हमारा खास फोकस इस शो में इन्हीं म्यूचुअल फंड पर है और मेरे साथ है पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट अर्नब पांड्या भी। अर्नब, आपका भी स्वागत है। जनरली लोगों को ये लगता है कि जब भी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है, भाई बैंक में पैसा लगा दो, सेविंग बैंक में रख दो, आरडी करवा लो, और ज्यादा जो थोड़ा लंबे समय के लिए सोचने वाले लोग हैं एफडी करवा लेते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है, एफडी से बेहतर कई सारे ऑप्शंस डेट म्यूचुअल फंड में है। देखिए, हम क्या करते हैं कि जिस एवेन्यू को हम पहचानते हैं या हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो तो बैंक ही होता है, क्योंकि हम पहले से अब बैंक के साथ कोई डीलिंग रखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन यही रहता है कि बैंक में जाके एक बार पैसा डाल दें, वहां पर जो चॉइसेस मिलते हैं वहां पर हम पैसा रखते हैं। लेकिन अब क्योंकि देश में कई इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, अनेक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ चुके हैं, तो इनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और उसमें से खास करके एक तो म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये आपको लिक्विडिटी देता है और ऊपर से इतनी सारी चॉइस देता है कि मान लीजिए कि आपको 10 दिन के लिए पैसे रखने हो या 5 साल के लिए, ये आप डेट के माध्यम से भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि दूसरे ऑप्शन की तरह जहां आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा, यहां आपको पैसा आपका जब चाहिए वापस मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? पहला, आपके लिए हर पीरियड के लिए कुछ न कुछ प्रोडक्ट है। 1 दिन के लिए पैसा लगाना हो और 5 साल के लिए, दोनों के लिए प्रोडक्ट है। रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी हो या फिर थोड़ी सी लेनी हो, वो भी है। तीसरी बात, अगर ब्याज दरें घट रही हैं तब भी आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा मुनाफा देने वाले प्रोडक्ट हैं, और ब्याज दरें अगर बढ़ने वाली है तो उसका फायदा देने वाले भी प्रोडक्ट हैं। अब हम आपको बताएंगे ये किस तरह के प्रोडक्ट हैं, किस तरह से अलग अलग प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिनका अर्थ मतलब समझना आपके लिए जरूरी है। पहला होगा कॉल मनी। अब आप ये कहेंगे कि कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी वो होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को 1 दिन के लिए ब्याज पर पैसा देता है कि हम आज पैसा दे रहे हैं, कल आपसे वापस ले लेंगे। बैंक्स के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, उन्हें हर रोज अपनी एक पर्टिकुलर रेशियो में लिक्विडिटी या कैश रखना पड़ता है। वो कम या ज्यादा हो तो बैंक एक दूसरे से ब्याज पर पैसा ले दे सकते हैं, तो उसे कॉल मनी रेट्स कहते हैं। दूसरा होता है बॉन्ड्स। जनरली सरकार या फिर सरकार की गारंटी वाली कई सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो अपने बॉन्ड इश्यू करती हैं, पैसा मार्केट से उठाती है। डिबेंचर्स, ज्यादातर कंपनियां जो कर्ज लेती है उन्हें डिबेंचर्स कहते हैं, डिबेंचर इश्यू करके। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सरकार अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में बेचती है और पैसा उधार लेती है, उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। इसी तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक इश्यू करते हैं। कमर्शियल पेपर्स होते हैं जो कंपनियां इश्यू करती है 90 दिन से लेकर 1 साल की अवधि के लिए। तो ये अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें हम डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, यानी कि जिनसे आप कर्जा ले सकते हैं, और ये अलग अलग तरह के लोग इन्हें इश्यू करते हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड, ये इन सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स या यूं कहते हैं सिक्योरिटीज, इनमें पैसा लगाकर आपके लिए रिटर्न कमाते हैं। तो बेसिक चीज समझ में आ गई आपको कि सारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। म्यूचुअल फंड इन इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं, ब्याज की कमाई करते हैं और वो कमाई आप में बांटी जाती है। अब अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड है और सबसे पहले अर्नब, शुरुआत लिक्विड फंड के साथ की जाए। हाँ, क्योंकि हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि जो आपके लिए एक बहुत छोटी अवधि के लिए अगर आपको पैसे रखने हो तो आप कहाँ जाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेविंग्स बैंक में रख लेते हैं, तो वहां आपको 4% ब्याज मिलेगा। लेकिन इसके सामने एक ऑप्शन है आपके पास, जो है एक लिक्विड फंड। लिक्विड फंड, जैसे कि नाम सुझाता है, आपको तुरंत पैसे वापस दे देगा, यानी कि दूसरे दिन आपने मान लीजिए रिडेम्पशन किया तो पैसा आपके बैंक के अकाउंट में। मैं एक आसान से समझा दूं इनको, हमारे दर्शकों को। समझिए, आज मैंने लिक्विड फंड में पैसा लगाया है, अगर मैं कल 2 बजे तक वापस पैसा निकालने की एप्लीकेशन दे दूं तो परसों सुबह मेरे अकाउंट में पैसा होगा। तो मिनिमम आपके लिए 1 दिन का निवेश भी हुआ तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? और 3 दिन
का भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास थर्सडे या वेडनेसडे को पैसे आ गए और आपको मंडे को चाहिए और बड़ी रकम है, तो ये 5 दिन के लिए 4 दिन के लिए आप लिक्विड फंड में डाल के उस समय के लिए रिटर्न्स कमा सकते हैं, जो दूसरी जगह पे आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अच्छी बात यह भी है कि अब आप लिक्विड फंड में पैसा लगाना है, आप इंटरनेट पे अपने अकाउंट से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको जाके म्यूचुअल फंड में अर्जी देनी है, एप्लीकेशन देनी है, चेक लगाना, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अमाउंट आपका डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में, तो ये सारा पेपर वर्क खत्म हो गया, खाली इंटरनेट बैंकिंग है, आप आराम से लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो जो लोग सेविंग बैंक में बड़ा पैसा रखते हैं, ये सोच करके कभी भी जरूरत पड़ सकती है, पैसा निकालना पड़ सकता है, लगेगा तो क्या, अगर आप एक दिन की प्लानिंग कर सकते हैं ना, कि एक दिन पहले भी क्या, आज 2 बजे तक आप प्लानिंग कर लें कि कल सुबह मुझे पैसा चाहिए, तो इससे फास्ट क्या होगा और रिटर्न आपको क्या मिलेगा, कॉल मनी की जो रेट्स चल रही है उसके आसपास। तो जनरली सेविंग बैंक अकाउंट की जो रेट्स हैं, जैसे कि 4% अर्नब ने कहा, उससे कुछ ज्यादा आपको ब्याज कमाने का मौका मिलेगा लिक्विड फंड में, राइट। और देखिए, हम देखते हैं कि लिक्विड फंड का जो रिटर्न है वो एवरेज 6 और 8% के बीच में आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो बाजार में कॉल मनी और दूसरे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, इनकी रेट्स होती है। और इसमें यह बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि इसमें रिस्क आपका कम से कम हो, इसलिए जो म्यूचुअल फंड है वो भी कॉल मनी या एकदम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा लगाते हैं, जिससे उनका जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो भी इनफ्लो और आउटफ्लो फंड के साथ मैच हो। यानी कि ऐसा ना हो कि आप म्यूचुअल फंड से पैसे लेने गए और उनके पास पैसे न हो। इसीलिए रिस्क भी बहुत जरूरी है कि जहां पर रिस्क कम से कम है, क्योंकि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं जहां डिफॉल्ट भी नहीं के चांसेस कम है। बिल्कुल। तो अब आपको 1 दिन से लेकर 15 दिन या 1 महीने के लिए पैसा लगाना है, तो सेविंग बैंक भूल जाइए, अनाप शनाप बड़ा पैसा वहां पर मत रखिए, निकाल लीजिए, लिक्विड फंड में आ जाइए। हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बात आपको समझाना जरूरी है, और वो ये कि रिस्क क्या है। आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो आपको 2 तरह की रिस्क होती है। पहली रिस्क तो ये कि आपने जिस फंड में पैसा लगाया, जाहिर सी बात है कि फंड भी आगे कहीं न कहीं निवेश करेगा, किसी बॉन्ड में, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या किसी कंपनी के डिबेंचर में। अब पहली रिस्क ये होती है कि अगर उन कंपनी के बॉन्ड, वो कंपनी के डिबेंचर वापस समय पर पैसा वापस ना आया उस कंपनी से, तो जिसे कहते हैं हम क्रेडिट रिस्क, यानी कि आप जिसको पैसा उधार दे रहे हैं उससे पैसा समय पर वापस आएगा या नहीं। तो पहली रिस्क तो ये होती है। और दूसरी रिस्क क्या होती है, जब आप फिक्स इनकम में पैसा लगा रहे हैं ना, तो दूसरी रिस्क है इंटरेस्ट की। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती है तो आपके लिए रिटर्न नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है और आपने पहले ही पैसा लगा दिया है लोअर इंटरेस्ट रेट पर, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए थोड़ी से आपके निवेश की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत, जैसा कि अभी का ट्रेंड है, अभी का माहौल है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट नीचे जा रही है, तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाती है तो आपके लिए पैसा ज्यादा बनता है। कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, ब्याज की कमाई तो होगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट नीचे जा रही है तो आपके बॉन्ड के, आपके डिबेंचर के, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के दाम बढ़ेंगे, और ये जो दाम बढ़ते हैं उसका फायदा आपको मिलता है। तो 2 तरह की रिस्क है, एक तो क्रेडिट रिस्क और एक मार्केट रिस्क, जिसको कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाने की। तो इनको ध्यान में रखकर करें। और जैसा हमने कहा, लिक्विड फंड में आपके लिए क्रेडिट रिस्क नहीं के बराबर है और मार्केट रिस्क भी नहीं के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी अवधि के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, 1 से 3 महीने की मैच्योरिटी वाले, या फिर कॉल मनी में पैसा लगाया जाता है, जहां पर न तो आपको ब्याज की दरों की रिस्क है और न ही आपके लिए पैसा डूबने का खतरा। इसके बाद जो दूसरा फंड आता है लिक्विड से आगे बढ़कर, वो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। देखिए, इसमें अभी जब हम नए इंस्ट्रूमेंट की तरफ आते हैं, तो जैसे आपने बताया, पहले एक बार तो कोई भी निवेशक हो उसको अपनी सोच बदलनी चाहिए। क्योंकि जब हम नॉर्मल डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड इनकम के बारे में बात करते हैं, तो उनको रिटर्न सिर्फ इंटरेस्ट का होता है। यहां पर जैसे आपने बताया, इंटरेस्ट है और चेंज इन प्राइस है, तो उस चेंज इन प्राइस के हिसाब से कैपिटल गेन या लॉस होगा। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न जो आता है ये सभी फंड में, वो एक कैपिटल गेन के हिसाब से आता है, क्योंकि बाजार में जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उनके भाव में उतार चढ़ाव होता है। तो ये एक बदलनी चीज जरूरी है, क्योंकि क्या हो सकता है कि एक समय में
ये कैपिटल गेन आपके रिटर्न को बढ़ा भी सकता है, लेकिन कई बार घटा भी सकता है। दोनों तरफ की रिस्क है, इसीलिए ये वेरिएबल रहता है। यहाँ पर ये अनसर्टनिटी ये कैपिटल गेन के हिसाब से आती है। बिल्कुल। अब जब हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की बारे में बात करें तो ये मान लीजिए आपको 3-4 महीने या 5 महीने के लिए पैसा रखना है, तो इस प्रकार के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है जो एग्जैक्टली जैसे लिक्विड फंड की तरह ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है जिनकी मेच्योरिटी ये कई महीनों की रहती है, 3 से 6 महीने जनरली। हाँ, और उस लिहाज से अर्नब फिर ये मेरे ख्याल से जिन लोगों को 15 दिन से लेकर 3 महीने के लिए पैसा लगाना हो, उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ज्यादा ठीक है, राइट? हाँ, वो ठीक है। क्यों, मान लीजिए आपका कई लोग को ऐसा होता है कि आपके पास थोड़े पैसे आए और अगर वो पैसे आ गए और आपको मान लीजिए कि 3-6 महीने के बाद कहीं और निवेश करना है, तो वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म एफडी में जाएंगे तो शॉर्ट टर्म एफडी के रेट्स बहुत कम रहते हैं। तो इसके विपरीत अगर ये इस प्रकार के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में आ गए तो वहां आपका रिटर्न बढ़ सकता है और अगेन रिस्क भी काफी कम है, क्योंकि फंड मैनेजर ये भी ध्यान रखना चाहता है कि यहाँ पर रिस्क कम हो ताकि वॉलेटिलिटी भी कम हो जाए। तो 1 से 3 महीने आपको पैसा लगाना है। आपको जो बैंक की शॉर्ट टर्म की 1 महीने से 3 महीने की एफडी है उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए। रिस्क लगभग नहीं के बराबर है, हम कभी जीरो रिस्क तो बोल ही नहीं सकते, लगभग नहीं के बराबर है, तो फिर आपके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ठीक है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पहले हमने आपको 2 फंड बताए, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लेकिन ऐसे कई सारे फंड है जो आपको जानना समझना जरूरी कि आपके लिए कौन सा फंड सबसे सही है, सबसे सुटेबल है। गिल्ड फंड, इनकम फंड, बॉन्ड फंड, ऐसे कई सारे फंड है, इन पर करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ब्रेक के बाद, और आज हम बात कर रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की, यानी कि वो फंड जो फिक्स इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट में, उन सिक्योरिटीज में और बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की लिक्विड फंड्स की और शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की। अब बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म फंड्स की। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से थोड़ा ऊपर की मैच्योरिटी वाले, थोड़ा ज्यादा लंबी अवधि वाले शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट? 6 महीने से 1 साल के लिए अगर आपको निवेश करना है तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स में चले जाइए। हम धीरे धीरे करके एक जो लेडर है उस पर अवधि भी बढ़ रही है और थोड़ी रिस्क भी और थोड़े रिटर्न भी, क्योंकि अभी इसमें क्या होगा कि ये फंड्स थोड़े से लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट यानी 1 साल या 1.5 साल वहां तक के अपने पोर्टफोलियो में रखेगा, और उसमें वैरायटी आ जाएगी। कमर्शियल पेपर भी हो सकता है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये सबको मिलाकर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पर यहाँ एक रिस्क आ जाता है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट की जो प्राइसेस है वो रोज चेंज होती जाएगी और उस हिसाब से आपको फर्क दिखेगा उसके नेट एसेट वैल्यू में, जो प्रोपोर्शनेटली थोड़ा हायर रहेगा। यानी कि यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं कि ये 1 साल के लिए तक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने आज निवेश कर लिया, लेकिन अगले 10-15 दिन के लिए शायद थोड़ा नेगेटिव रिटर्न है। छोटी अवधि में कभी कभार आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा ना सोचे कि जब मैंने फिक्स इनकम में पैसा लगाया तो मुझे कभी नेगेटिव तो दिखेगा ही नहीं, ये रिस्क शॉर्ट टर्म फंड में बढ़ जाती है, राइट? तो शॉर्ट टर्म फंड में क्या होगा, जैसे हमने कहा लिक्विड फंड 1 दिन से 15 दिन के लिए पैसा लगाइए, रिस्क फ्री है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड 15 दिन से 3 महीने के लिए पैसा लगाइए, लगभग रिस्क फ्री है। लिक्विड फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न आएगा। अगर आपको 3 महीने से 6 महीने या साल भर के लिए पैसा लगाना है तो फिर आपके लिए है शॉर्ट टर्म फंड। यहां पर रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है, दोनों की, मार्क टू मार्केट लॉस आने की, यानी कि एक तो कैपिटल इंटरेस्ट रेट्स वाली रिस्क, और दूसरा क्योंकि थोड़ी सी लंबी अवधि के पेपर में यहां पैसा लगाया जाता है तो क्रेडिट रिस्क भी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ रिटर्न्स भी थोड़े बेहतर आने की संभावना साफ तौर पर बनती है। तो ये है शॉर्ट टर्म फंड आपके लिए। लेकिन एक और जो लोग अर्नब सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं कि इस फंड में तो कोई रिस्क है ही नहीं, और वो है गिल्ड फंड। वैसे तो इसका पूरा नाम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है, लेकिन पॉपुलरली गिल्ड फंड कहते हैं, यानी कि ये वो फंड है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटीज इशू की जाती है उसमें पैसा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर रिस्क सिर्फ क्रेडिट रिस्क नहीं है, बाकी रिस्क तो पूरी है। बाकी रिस्क तो रहती है, लेकिन कभी कभी इन्वेस्टर्स इस भ्रम में आ जाते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और हम मानते हैं कि गवर्नमेंट कभी फेल नहीं होंगे या वो अपने पूरे का पूरा कर्ज हर वक्त चुका देंगे, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्रेडिट रिस्क नहीं है,
लेकिन जो बाजार में उतार चढ़ाव है उसके हिसाब से आपका एनएवी में फ्लक्चुएशन होगा। बिल्कुल। और गिल्ड फंड में एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि दो प्रकार के होते हैं, वो शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी। और इसका मतलब ये कि शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड्स में जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो कम रहता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड्स में जाते हैं वहां तो आपको शायद कोई दिन 1-2% का भी मूवमेंट मिल जाए, और ये 1-2% आपको शायद छोटा लगेगा, लेकिन डेट मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड का मतलब ये मत समझे कि जैसे शॉर्ट टर्म फंड 3 महीने 6 महीने वाले हैं, शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड्स में भी 3 साल भी नहीं, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि मिनिमम 3 साल से लेकर 5 साल 7 साल तक की सिक्योरिटीज होती है, उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। और लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड में अगर आप देखेंगे ना तो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसमें रहती है, इतनी लंबी लंबी मैच्योरिटी वाली पेपर्स रहते हैं, तो इसलिए वहां पर रिस्क उतार चढ़ाव होने की प्राइसेस में ज्यादा है। इसीलिए ज्यादा है क्योंकि छोटा इंटरेस्ट रेट का चेंज भी ये सब लंबी सिक्योरिटीज में बहुत बड़ा असर डालता है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो गवर्नमेंट ने 40 साल के जीसेक्स भी इश्यू करना शुरू किया, अगर कोई म्यूचुअल फंड में ये है तो वहां तो रिस्क थोड़ा ज्यादा भी हो जाए। तो फिर मैं ये सोचता हूं अर्नब कि अगर शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड में पैसा लगाना है तो मिनिमम 1 साल का नजरिया तो निवेश का होना ही चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 3 साल का रखे तो अच्छा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड में पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का व्यू मिनिमम होना चाहिए, तो आपके लिए कम से कम ये पक्का हो जाएगा कि आपका प्रिंसिपल डूबेगा नहीं, है ना। आपका जो पैसा लगा रहे उतना तो आराम से आ जाएगा, अगर आप कितना भी इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन हो जाए कर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ब्याज की जो कमाई होगी वो उतार चढ़ाव को कहीं कहीं तो कम कर ही देगी। तो ऐसे में ये जैसे जैसे आप हायर ड्यूरेशन ज्यादा लंबी अवधि वाले इन फंड में जा रहे हैं, आपका निवेश का नजरिया लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड 1 से 3 साल, लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड मिनिमम 3 से 5 साल, ये ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा। और खास करके देखिए जब अब ब्याज दरें कम होने वाली है, आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख रहे हैं, तो उसमें गिल्ड फंड काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि वहां आपको क्रेडिट रिस्क नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि देखिए मान लीजिए कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि कब ब्याज दरें कम होगी, लेकिन अगर आपको पता है कि अगले 2-3 साल में तो कम होने ही वाली है, तो आप अगर आपने गिल्ड फंड में पैसा रख दिया तो उसका पूरा का पूरा लाभ, और वो भी बड़ी संख्या में, लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड में आपको आ जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूँ ना, इस वक्त जो माहौल है हिंदुस्तान में, हमें पता है अगले 2-3-5 साल में ब्याज दरें कम होनी है, ट्रेंड शुरू भी हो गया, पिछले 1 साल में 1.25% घट गई, अब भी लोग बोल रहे हैं कि इस साल में, आने वाले साल में कम से कम आधा से 1% तो और घटेगी। ऐसे में अगर आप 3 साल के लिए एफडी कराने की सोच रहे हैं, एफडी, तो उससे बेहतर आपके लिए गिल्ड फंड में पैसा लगाना चाहिए। 3 से 5 साल का व्यू है तो गिल्ड फंड के लिए मेरे ख्याल से हम जितने फंड अभी डिस्कस कर रहे हैं, 3 से 5 साल के व्यू के हिसाब से अगर किसी को पैसा लगाना, तो आप सहमत हैं कि गिल्ड फंड सबसे बेस्ट है? गिल्ड फंड में जो जिनको रिस्क कम लेना है उनके लिए गिल्ड फंड सबसे अच्छा है, क्योंकि एक और चीज है, अगर आपने 3 साल से ज्यादा रख लिया तो इसमें जो कैपिटल गेन्स होगा उसमें भी आपको सिर्फ 20% लगेगा विद इंडेक्सेशन, यानी कि वहां पर भी आप बचा सकते हैं, टैक्स बचेगा। हाँ, क्योंकि देखिए अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो सीधा का सीधा पूरा लगना है, पूरा 30% भी लग सकता है। अगर आप हाईएस्ट लेवल में तो 30% प्लस लगेगा। और यहाँ पे सब बड़ा आराम है कि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा 20% के साथ, तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो टैक्स एफिशिएंट है, गिरती हुई ब्याज दर में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, क्रेडिट रिस्क नहीं के बराबर है, ब्याज दरों की ही रिस्क रहती है, तो ब्याज दरें हमें लग ही रहा है कि नीचे जाएगी, और 3 से 5 साल का व्यू इस वक्त गिल्ड फंड बेस्ट है। लेकिन गिल्ड फंड के आगे चलते हैं, एक और फंड इनकम फंड, ये बड़े इंटरेस्टिंग फंड होते हैं यार। यहां पर पैसा लगाने में एक आम निवेशक के लिए भी और एक फंड मैनेजर्स के लिए भी बड़ी स्किल्स की जरूरत है। इसमें चैलेंज यही है कि इसके पोर्टफोलियो में न सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लेकिन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वो सभी चीजें हैं। यानी कि यहाँ क्या करता है कि फंड मैनेजर ऐसी अटेम्प्ट करता है कि ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बना ले जिससे इसका रिटर्न थोड़ा और भी ज्यादा हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि क्योंकि क्रेडिट रिस्क प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रहता है, तो आपको बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे जो यील्ड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज्यादा मिलता है। तो ये पोर्टफोलियो होने के साथ जो फंड को बेनिफिट मिलता है वो ये है कि इसका रिटर्न भी थोड़ा हाई जा सकता है, लेकिन इसके साथ ये रिस्क भी है। यानी कि जो इन्वेस्टर ये समझ सके कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, और अगर आपका फंड मैनेजर का कॉल गलत हो गया तो उसमें इंपैक्ट भी बड़ा आ सकता है। इसीलिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, और हम कई बार देखते हैं कि कोई एक फंड मैनेजर कहते हैं ना, हम कई बार कि यार ये फंड मैनेजर बहुत अच्छा है,
ये फंड मैनेजर थोड़ा ढीला ढाला है। तो जब हम फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फंड मैनेजर अपने फंड को सही तरीके से चला रहा है, तो उसकी जो एक्सपर्टाइज है, उसका पैमाना, उसके इनकम फंड में कैसे रिटर्न आ रहे हैं, उससे पता चलता है। क्यों कि एक और आप किस तरह की रिस्क लेकर पेपर ले रहे हैं, कैसी बॉन्ड्स में, कैसे डिबेंचर्स में आप निवेश कर रहे हैं और वहां पर किस तरह का रिटर्न बना रहे हैं। तो ये ध्यान रखें, इनकम फंड में भी कम से कम 3 से 5 साल का आपका नजरिया निवेश का होना जरूरी है। रिटर्न गिल्ड फंड से थोड़े ज्यादा भी आ सकते हैं, रिस्क गिल्ड फंड से, क्रेडिट रिस्क के लिहाज से डेफिनेटली ज्यादा है, ये मानकर चलें। तो थोड़े से बेहतर रिटर्न के लिए अगर आपको लगता है वो रिस्क लेनी है तो इनकम फंड में जाएं, और आपको लगता है नहीं मुझे क्रेडिट रिस्क नहीं ले, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कई सारी AAA रेटिंग वाली कंपनियां अब हमने देखा कि कंडीशंस खराब होती है इकोनॉमी की, ग्लोबल इकोनॉमी की, वो जिन सेक्टर में काम कर रही हैं उनकी अगर कंडीशन खराब हो जाए तो उनकी डी रेटिंग हो जाती है, AAA से AA+, AA ऐसे जो नीचे हो जाते। तो अगर उन फंड के पास ये डिवेंचर हैं या ऐसी कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है तो इस फंड की फिर परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो ऐसे में ज्यादा बढ़िया है कि अगर आपको वो क्रेडिट रिस्क का खतरा नहीं लेना है तो फिर इनकम फंड से दूर रहे, लेकिन रिटर्न ज्यादा भी बन सकता है। हाँ, क्योंकि इधर देखिए दो चीजें, फंड मैनेजर को कंपनीज भी सिलेक्ट करनी है, इंस्ट्रूमेंट भी सिलेक्ट करने हैं, और ऊपर से ओवरऑल इंटरेस्ट रेट साइकिल पर भी एक व्यू लेना है, यानी कि इसीलिए ये एक रियल चैलेंज है। और दूसरी बात ये है कि अब हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जब कोई कंपनी का डाउनग्रेड होता है तो ऐसे नहीं कि धीरे धीरे करके एक नॉच होता है, एक साथ 6 नॉच हो जाए एक साथ। तो ये इस प्रकार के डाउनग्रेडिंग से फंड को बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि उसको इमीडिएटली इसका प्रोविजन करना पड़ता है। तो उससे उसके नेट एसेट वैल्यू में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इसीलिए इस प्रकार के फंड में रिस्क ज्यादा है, लेकिन जो फंड मैनेजर इसको मैनेज कर सकते हैं तो वो तो अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया रिटर्न्स देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ध्यान जरूर रखें इनकम फंड्स में पैसा लगाने के पहले। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद 2-3 बेहतरीन फंड्स हमें डिस्कस करने। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा आज बड़ी ज्ञान वाली बातें हो रही है, लेकिन एक्चुअली डेट म्यूचुअल फंड की पूरी जो ये है ना सीरीज, ये है ही ऐसी। यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, और आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे काम का फंड कौन सा है। अब हम 2-3 फंड जो डिस्कस करेंगे, क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड, मंथली इनकम प्लान, फिक्स मैच्योरिटी प्लान जिन्हें आप FMP के नाम से जानते हैं, ये 3 फंड डिस्कस करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिक्स इनकम में पैसा लगाने वाले म्यूचुअल फंड्स यानी कि डेट म्यूचुअल फंड पर हमारी आज की खास पेशकश पहला कदम का ये एपिसोड, और हमने आपको बताया कि किस तरह से फंड्स की मैच्योरिटी के साथ साथ फंड्स के रिटर्न भी बढ़ते हैं और रिस्क भी बढ़ती है। हम अब तक काफी फंड्स डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आगे चलते हुए एक फंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर काफी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, और खासतौर से जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, 45-50, इसके ऊपर के जो इन्वेस्टर्स है उन्हें ये बड़ा फंड पसंद आता है, और वो है MIP, पॉपुलरली जिसे हम कहते हैं मंथली इनकम प्लान। MIP सब लोग चाहते हैं कि हर महीने कुछ न कुछ कमाई आए, और उस लिहाज से MIP बड़ी पॉपुलर है जी। इसमें MIP का पूरा उद्देश्य यही है कि हर महीने एक रेगुलर पे आउट दे। तो इसमें एक डिफरेंस है। देखिए, नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम होती है वो क्या है कि पूरी डेट फंड है, यानी कि डेट इन्वेस्टमेंट है, जहां आपको गारंटी रहता है कि हर मंथ आपको इतना रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड के जो MIP है उसमें एक बदलाव ये आता है कि इसमें 85 से 90% का जो पोर्टफोलियो है वो डेट में रहता है, लेकिन बाकी का 10 से 15% इक्विटी में रहता है। यानी कि ये पोर्टफोलियो ऐसी कोशिश करता है कि डेट से स्टेबिलिटी आए, और जब इक्विटी के समय अच्छा हो तो 85-90% रखने से एक फायदा ये है अर्नब कि कम से कम आपका प्रिंसिपल सेफ रहेगा। जितना पैसा आप लगा रहे हो उसके डूबने का खतरा काफी कम या नहीं के बराबर हो जाता है। लेकिन जो 10 या 15% इक्विटी में डाल रहे हैं, अगर सही इक्विटी का चुनाव किया, इक्विटी मार्केट में तेजी आ गई, तो कई बार MIP बहुत अच्छा रिटर्न भी दे देती है, खासतौर से इस तरह के बाजार में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम MIP रिटर्न बहुत अच्छा देती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी जब इक्विटी और डेट दोनों मार्केट में ठंडे हो जाते हैं तब उसका डिविडेंड पे आउट शायद रुक सकता है। हाँ, तो अगर जो लोग, बुजुर्ग लोग, सीनियर इन्वेस्टर्स ये सोच के पैसा लगाते कि MIP में लगा दिया, हर महीने पैसा आएगा ही आएगा, उन्हें ये रिस्क रखनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं कि हर महीने पैसा आए। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि हर महीने बराबर उतना ही पैसा आए, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीम नहीं है कि आप हर महीने फिक्स अमाउंट आ जाएगा।
तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग करके एमआईपी में पैसा लगाना भी चाहते हैं तो ये थोड़ी सी रिस्क तो आपके लिए हमेशा रहेगी कि जो डिविडेंड आ रहा है कम ज्यादा हो सकता है महीने 2 महीने 3 महीने कभी आपको डिविडेंड ना मिले, मंथली इनकम ना मिले, लेकिन आगे चल के वो सब बराबर हो जाता है। तो एमआईपी सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी बात है, थोड़ी सी रिस्क के साथ, और इस रिस्क की वजह से ही आपको पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीम के मुकाबले में एमआईपी में लंबे समय में ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उनका पैसा बनता है, दूसरी तरफ इक्विटी का जो छोटा पोर्शन है वो भी इक्विटी मार्केट की तेजी के साथ या अच्छे स्टॉक्स के सिलेक्शन के साथ पैसा बनाकर देती है। तो एमआईपी ये एक बड़ा पॉपुलर निवेश हो सकता है। एक और पॉपुलर निवेश है एफएमपी, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। कई बार लोग ये कहते हैं कि साफ तौर पर जो लोग एफडी में पैसा लगाते हैं, बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उनके लिए एफएमपी बहुत बेहतर ऑप्शन है। क्या ये समझना ठीक है? ये समझना ठीक है, क्योंकि देखिए एफएमपी जो है फिक्स मैच्योरिटी प्लान वो म्यूचुअल फंड का फिक्स डिपॉजिट जैसा हो गया। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप कोई और भी फंड में जाए तो वो ओपन एंडेड रहते हैं, यानी कि आप कभी भी आ सकते हैं अंदर, कभी भी बाहर जा सकते हैं। जो फिक्स मैच्योरिटी प्लान रहते हैं वो क्लोज एंडेड रहते हैं, यानी कि जब वो लॉन्च होते हैं तब आपको बता दिया जाता है कि ये 1 साल का है, ये 3 साल का है, या ये 3.5 साल का है। और जब वो समय खत्म हो जाता है तब उस फंड की सभी एसेट्स को बेचकर फंड मैनेजर आपको आपके पैसे लौटा देता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एफएमपी में स्टार्ट से एंड तक आप अंदर है तो आपको कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो इसी तरह से क्रिएट करता है जिसमें फंड की पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी फंड की मैच्योरिटी के साथ मैच होता है। यानी कि उसने जो इंस्ट्रूमेंट लिए 3 साल की एफएमपी है तो वो पैसा ऐसी जगह लगाएगा कि 3 साल में वापस उसको पैसा मिल जाए, ताकि जब 3 साल खत्म हुए वो सिक्योरिटीज बेची या रिडम्पशन पे पैसा आ गया और सारे शेयर होल्डर्स में, जो यूनिट होल्डर्स है उनमें बांट दिया। लेकिन क्या एफएमपी में, जैसे अब जब हम कंपेयर करते हैं कि बैंक की एफडी के बजाय एफएमपी में पैसा लगाएं, अब बैंक की एफडी में तो हम जानते हैं कि पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन एफएमपी में डूबने का खतरा तो है। और एक आध बार हमने देखा भी किस तरह से एफएमपी जिन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों को पैसा दिया था वो बड़ी मुश्किल में आई थी। तो ये रिस्क रहेगी ना? वो रिस्क रहेगी, इसीलिए एफएमपी में भी जो हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड के साथ पूरा जो स्टडी करते हैं वो करना जरूरी है कि फंड मैनेजर कौन है, फंड हाउस ने पिछली जो एफएमपी जो इश्यू किए थे वो किस प्रकार से उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, वो सब करके। और दूसरी एक बात ये कि अगर कोई आपको एफएमपी में कहे कि ये एफएमपी शायद बहुत अच्छा रिटर्न देगी, तो उसमें भी आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि एफएमपी का जो रिटर्न है वो उस समय के लिए जो इंस्ट्रूमेंट से उतना ही रिटर्न होगा। यानी कि अगर वो ज्यादा रिटर्न के बारे में कोई बात कर रहा है तो वो कैसे आएगा? ज्यादा रिस्क लेके, और ज्यादा रिस्क लेने में यही बात है कि शायद पैसा ही वापस ना आए फंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने पिछले बार देखा है 1-2 बार, लेकिन अभी उसको कम करने के लिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जब ब्याज दरें कम होने वाली हो और आपको लगता है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना हो, आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और थोड़ा आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो फिर एफएमपीज आपके लिए सही हो सकता है। जैसे फर्ज करें ब्रॉडली मैं समझता हूँ, जैसे समझिए किसी ने 3 साल की एफएमपी की, 3 साल की एफडी में अगर बैंक 9% ब्याज दे रहा है तो अमूमन आप ये मानकर चलें कि 3 साल की एफएमपी में 10 से 11% के आसपास का रिटर्न आ जाएगा। 9.5 से 10 का आएगा, लेकिन उसमें फिर आपको टैक्स बेनिफिट भी आ जाएगा, क्योंकि अगर 3 साल से ज्यादा आप जाते हैं तो वो कैपिटल गेन, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस हिसाब से गिनना पड़ेगा कि आपके लिए टैक्स बेनिफिट हो गए। वो उनके लिए जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है उनके लिए 20% और इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो 3 साल की एफएमपी में जरूर आप ध्यान लगाएं कि 3 साल की फिक्स डिपॉजिट पर बैंक क्या ब्याज दे रहा है, 3 साल की एफएमपी में इंडिकेटिव रिटर्न, यानी कि जब आप एफएमपी करते हैं तो एक मोटा मोटी आइडिया आ जाता है कि इतना रिटर्न बनेगा। अब टैक्स लगाकर उसमें बचत देख लें कितना रिटर्न बन रहा है। अगर आपको लगता है 1.5-2% ज्यादा रिटर्न कमाने की गुंजाइश है और जिन पेपर्स में, जिन सिक्योरिटीज में, जिन बॉन्ड्स में ये एफएमपी पैसा लगा रही है वो AA+, AAA हैं, तब तो आप रिस्क ले लें और पैसा लगा लें, नहीं तो फिर थोड़ा सा एफडी की तरफ रहें। तो थोड़ी सी रिस्क, ज्यादा रिटर्न, 3 साल वाली एफएमपी कारगर हो सकती है आपके लिए, खास तौर से तब जब ब्याज दरें घटने वाली हो। पहला कदम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे दर्शक जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, पूछेंगे अपने सवाल, आप भी हमारे साथ बने रहिए।
पहला कदम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और सीएनबीसी आवाज की इस पहला कदम की मुहिम में दर्शक हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और पूछ रहे हैं अपने सवाल। लंबी लिस्ट है, कुछ सवाल आज लेते हैं हम हमारे दर्शकों के। और पहला सवाल हमें जो भेजा है फौजल साहब ने, और फौजल साहब ने फेसबुक पे ये सवाल भेजा है, पूछना ये चाहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अर्नब इनका। वो ये कह रहे हैं कि एक डेट म्यूचुअल फंड और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड दोनों में फर्क क्या है? देखिए, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जब हम बारे में बात करते हैं तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, यानी कि इसका जो निवेश है वो शेयर में होता है, लेकिन वो शेयर्स एक अनेक सेक्टर की कंपनीज में स्प्रेड आउट रहता है और कोई भी कंपनी है उसका जो प्रपोर्शन है पोर्टफोलियो में वो 10% से ज्यादा नहीं होता। इसके सामने जब हम डेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये एक दूसरा एसेट क्लास है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, यानी कि ये सब इंस्ट्रूमेंट वैसे है जहां पर कोई कर्ज लेता है और एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड वो कर्ज वापस देता है और बीच के समय के लिए इंटरेस्ट देता है। जबकि यहाँ पर इक्विटीज है जिसमें रिस्क काफी ज्यादा है और यहाँ पर कैपिटल का जो एप्रिसिएशन है वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसका लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल फौजल साहब, सबसे पहला और बड़ा फर्क तो यही कि डेट म्यूचुअल फंड फिक्स इनकम में पैसा लगाते हैं, जो पूरे एपिसोड में हमने आपको बताया, और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड वो लगाते हैं इक्विटी में। तो इक्विटी की जो रिस्क है वो तो डेट म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा है, तो दोनों की एसेट क्लास ही अलग अलग है, एक डेट वाला है एक इक्विटी वाला है। अब डेट फंड में अलग अलग फंड्स हमने आपको समझा ही दिए किस तरह के फंड होते हैं, वो आपने देख ही लिए। लेकिन इक्विटी फंड जो डाइवर्सिफाइड फंड है, जैसा हमने कहा, बड़ी कंपनियों में, दिग्गज कंपनियों में, मिड कैप कंपनियों में फैलाकर अलग अलग शेयरों में पैसा लगाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि आप कंफ्यूज ना हो, एक तरफ आप इक्विटी फंड देख रहे हैं, दूसरी तरफ डेट फंड देख रहे हैं। लेकिन अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है अर्नब, और ये मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि आदित्य है, दिल्ली से है हमारे साथ, उन्होंने फेसबुक पे ये सवाल भेजा है। अब मैं बताऊं मुझे क्यों पसंद आया वो बताता हूं, क्योंकि इनकी उम्र है 17 साल और ये कह रहे हैं कि मैं अगले साल 18 साल की उम्र में हो जाऊंगा, और उसकी प्लानिंग अभी से कर रहे हैं। ये देखिए आजकल के जो युवा हैं वो कितनी सोच समझ से आगे बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं अपने निवेश की शुरुआत कैसे करूं, कितनी मिनिमम रकम में लगाऊं जैसे ही मैं एडल्ट हो जाऊंगा, और ये 25 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। तो इनके लिए राय चाहिए कि किस तरह से इन्हें निवेश की शुरुआत करनी चाहिए और कहां। देखिए, इस साल से आपको निवेश करना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी सारे लोग तो ये सोच में ही नहीं। लोग तो पहले पैसा आते हैं उसके बाद सोचना शुरू करते हैं कि अब पैसा कहां लगाएं नहीं लगाएं, वो भी काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है, फिर अचानक से याद आता है कि अरे चलिए किसी से पूछा जाए। लेकिन आदित्य जैसे ये युवा है, पैसा आने से पहले, अभी तक तो एडल्ट नहीं है, उससे पहले अगर ये सोच रख रहे हैं तो वाकई में बड़ी बात है। नहीं तो इनका रिटायरमेंट सिक्योर है, ऐसा मुझे दिखता है। बिल्कुल क्योंकि इसमें क्या है कि इस छोटी छोटी रकम के साथ भी ये एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, और इस उम्र में क्योंकि वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड से ही शुरू करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले छोटी रकम के साथ वो एक लार्ज कैप फंड से शुरुआत करें, उनको एक्सपीरियंस हो जाए, वो समझ ले कि किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, और फिर धीरे धीरे करके वो अमाउंट रेगुलर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, जिससे इनको पूरा नॉलेज भी होगा, कॉन्फिडेंस होगा और आगे बढ़ने में उनकी पूरी क्षमता भी रहेगी। आदित्य, एक बात बता दूं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप तो 100 रुपए और 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, आप जितना ज्यादा करें, जितना ज्यादा बचा सकें वो आपके ऊपर है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाली तो कोई बात है नहीं, आप जितना कर पाएं अच्छी बात है, मैक्सिमम करने की सोचें, और 25 साल का आपका नजरिया है तो बिल्कुल बेझिझक अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लें। आप जब रिटायर होंगे उससे काफी पहले ही आप अच्छी खासी वेल्थ अपने लिए, अपने परिवार के लिए बना चुके होंगे। लेकिन रिटायरमेंट की चिंता सबको रहती है। और अगला सवाल जो हमें भेजा है सदानंद सक्सेना साहब ने जबलपुर से, और वो रिटायर होने वाले, हालांकि वक्त है अभी 10 साल बचा है उनके रिटायरमेंट को, लेकिन उनकी नौकरी में पेंशन नहीं है। ये उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही कि पेंशन का पैसा नहीं मिलता, तो अब रिटायर जब होंगे तो उन्हें पीएफ के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, और जब सिर्फ पीएफ का पैसा मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मतलब अभी वो 20,000 रुपए निवेश कर सकते हैं हर महीने, वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पैसे की दिक्कत ना हो, 10 साल के बाद जब उन्हें पैसे की जरूरत होगी तो ये 20,000 रुपए प्रति महीना अभी इस वक्त उन्हें कहां लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब रिटायर होंगे ये जो निवेश है वो और पीएफ, ये दो ही पैसे उनके हाथ में होंगे।
देखिए, इसमें उनको क्या होगा कि जब वो रिटायरमेंट के पास आएंगे तब उनको अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करके जो रेगुलर इनकम वाला है वहां पर थोड़ा मुड़ जाना पड़ेगा। अब इनके पास 10 और साल भी है, तो इनके लिए एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए जिसमें डेट और इक्विटी दोनों हो। और मेरे हिसाब से अब के हालात को देखते हुए वो नेशनल पेंशन स्कीम में शुरुआत कर सकते हैं और इसमें ही पूरा इन्वेस्टमेंट एक मिक्सचर जिसमें थोड़ा इक्विटी पोर्शन भी वो अपने ऑप्शन में चूज कर ले और बाकी का डेट हो, उस ऑप्शन में जाए जिससे अगले 10 साल के लिए ये यहाँ पर अपना कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा बैलेंस करके एक पोर्टफोलियो बना ले 10 साल के लिए, ताकि सक्सेना साहब आप जब 10 साल बाद रिटायर हों तो आपको आसानी से खर्चा चलाने के लिए पीएफ और ये जो आप पैसा बचाएंगे उसके जरिए कोई दिक्कत ना आए। एक और सवाल हमें ट्विटर पर भेजा है और वो है योगेश। योगेश ये कह रहे हैं कि वो अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने उम्र नहीं लिखी तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा कि ये इनकी उम्र क्या होगी, किस हिसाब से फिर इन्हें हमें बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि इन्हें जो ज्यादातर फंड है वो सारे म्यूचुअल फंड में या तो मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है। इन्हें लग रहा है कि खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ी 40-45 साल की उम्र के होंगे योगेश, तो ये थोड़े कंफ्यूज है। ये कह रहे हैं कि क्या करूं फिर मैं, हाई रिस्क मॉडरेट रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में जाऊं न जाऊं, और शुरुआत कर रहे हैं अब निवेश की, तो फिर रिस्क कम रहे और लंबी अवधि के लिए पैसा लगा लें। तो ऐसा है कि इन्हें कोई सोल्यूशन चाहिए। देखिए, इनके लिए एक सोल्यूशन काफी सिंपल होगा। वो एक काम करे कि एक अपने जो भी गोल्स है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट को लिंक कर दे। यानी कि अगर इनका गोल है कि मुझे 10 साल के बाद पैसे चाहिए तो उसके लिए वो रिस्क ले सकते हैं, उस प्रकार के फंड चूज करें। अगर ये ऐसा कोई उनका गोल है कि 3 साल में उनको पैसे चाहिए तो वो कम रिस्क वाले डेट फंड में जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो गोल के साथ पहले अपना गोल स्पेसिफाई कर दें और उस गोल के साथ अगर म्यूचुअल फंड को लिंक कर दे तो उनके लिए इस प्रकार का पोर्टफोलियो क्रिएशन आसान हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आपके लिए सबसे पहले आप सीधे फंड में जो जा रहे हैं ना कि ये फंड रिस्की है, ये फंड कम रिस्की है, ज्यादा रिस्की है, ये तरीका गलत है। आप जाइए पहला कदम के पहले एपिसोड में जो अर्नब हमने बात की, फाइनेंशियल गोल सेटिंग। अब और ये देखिए, ये पहली बार ही एक्सरसाइज करनी है आपको। एक बार योगेश जी आपने समझ लिया, कर लिया कि भाई मेरी रिस्क क्या है, मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, ये एक बार की एक्सरसाइज आपने कर ली, बार बार करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। साल 6 महीने में एक आध बार फिर से नजर डाल लें। तो पहले आप ये समझ लें कितने समय के लिए पैसा लगाना है, कब आपको पैसा चाहिए, बेसिक्स वहीं पर पहले चले जाएं। उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, किस तरह के फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए। ये बड़ी आराम से आपकी हो जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। ज्यादा घबराएं नहीं, शुरुआत करें, पहला कदम उठाएं हमारे साथ। और इसी वजह से हमने ये खास सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की है। हर वीकेंड पर 2 घंटा हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में इसलिए बताते हैं कि आप खुद अपने डिसीजन ले सकें, आप खुद इस लायक हो जाएं कि अपने निवेश कहां करने, कैसे करने, कितने समय के लिए करने, इन सब पर आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में अर्नब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब दर्शकों का भी शुक्रिया जो हर हफ्ते हमारे साथ पहला कदम में जुड़ते हैं। आज मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सिंधी की आवाज पर। नमस्कार।